आज हम देखने वाले हैं जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन से। मेंडल के द्वारा दिया गया है ये शब्द जीन, जिसमें उन्होंने अपने आनुवांशिक प्रयोगों में लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी तत्वों के लिए कारक शब्द या फिर फैक्टर शब्द का प्रयोग किया, जिसे आधुनिक समय में जीन कहा जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1909 में जॉनसन द्वारा किया गया। जीन्स एक जीव में निश्चित जैविक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जीन सक्रिय डीएनए के खंडों के बने होते हैं। डीएनए में सभी जैव क्रियाओं की सूचनाएं स्थित होती है। तो जैसे ये एक आपका डीएनए है और इसका एक खंड जो सक्रियता रखता है, सक्रियता दर्शाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। कोशिका निर्माण के सभी आवश्यक निर्देश डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में निहित रहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग प्रोटीन्स के लिए भिन्न जीन सक्रिय होते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होते हैं, जो इस कार्य से संबंधित अंगों, ऑर्गन्स और ऊतकों की कोशिकाओं में निर्मित होती हैं। अतः जीन आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन को उत्परिवर्तन, संचरण व पृथक्करण की इकाई भी माना जाता है। जीन को हम निम्न दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड है जिसमें प्रोटीन के अणुओं के निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड के क्रम प्रारूप में सांकेतिक सूचनाएं संचित रहती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जीन गुणसूत्र के किसी निश्चित स्थान पर स्थित इकाई है जो किसी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। वह किसी विशिष्ट लक्षण प्रारूप का निर्धारण करती है। आणविकता के आधार पर जीन के भागों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सिस्ट्रॉन, डीएनए अणु की या जीन की वह कार्यात्मक इकाई जो किसी विशिष्ट प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्षमता रखती है, सिस्ट्रॉन कहलाती है। मतलब डीएनए का वो खंड या वो क्या कार्यात्मक इकाई, वो सक्रिय इकाई जो किसी विशिष्ट प्रकार की पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की क्षमता रखता है। रेकॉन की अगर हम बात करें, जीन का वह सबसे छोटा भाग जिसमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, रेकॉन कहलाता है। यह पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन की इकाई कहलाता है। देन म्यूटॉन, डीएनए अणु का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो सकता है, अर्थात यह उत्परिवर्तन की इकाई यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहलाता है। इस प्रकार म्यूटोन एक क्षार युग्म जितना छोटा भी हो सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक जीन में अनेक सिस्ट्रॉन होते हैं, एक सिस्ट्रॉन में अनेक रेकॉन होते हैं तथा एक रेकॉन में अनेक म्यूटॉन हो सकते हैं। बेंजर ने सिस्ट्रॉन, रेकॉन तथा म्यूटेन शब्द का प्रतिपादन किया। जीन के विशिष्ट प्रकार, सबसे पहले आता है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। इस जीन्स में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए, मतलब उत्पादन के लिए, संश्लेषण मतलब उत्पादन के लिए सूचनाएं निहित रहती हैं। विभिन्न कोशिकीय गतिविधियों के लिए इन रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित हो सकते हैं: संरचनात्मक प्रोटीन जैसे कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन और ट्यूबुलिन आदि। विकर एंजाइम के लिए, उत्पादन के लिए। प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जैसे हम बोलते हैं। प्रतिजैविक, प्रतिजन कुछ विष, रुधिर रंग, स्कंदन कारक, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स आदि। नियामक जीन्स, रेगुलेटरी जीन जिन्हें हम बोलते हैं। जीन्स के द्वारा संरचनात्मक जीन्स की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जो भी संरचनात्मक जीन्स हमने अभी पढ़े हैं उनकी क्रियाओं का नियंत्रण किनके हाथ में रहेगा? नियामक जीन। कुछ महत्वपूर्ण नियामक जीन जैसे प्रमोटर, टर्मिनेटर या समापन, प्रचालक, ऑपरेटर, निरोधक, रिप्रेसर हैं। प्रेरण योग्य जीन, इंड्यूसिबल जीन, ये जीन प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति में अपनी अभिव्यक्ति को प्रारंभ कर देते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। विपाटित जीन, स्प्लिट जीन, इनमें जीन सतत कंटिन्यूस नहीं होते हैं। इनमें जीन जो है वो कंटिन्यूस या सतत नहीं होते हैं, बल्कि इंट्रॉन व एक्सॉन में विभक्त होते हैं। इंट्रॉन जो है वो निष्क्रिय भाग है, एक्सॉन हमारे सक्रिय भाग है। ऐसे जीन जो हैं विपाटित जीन या स्प्लिट जीन कहलाते हैं, जो आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे। संगठक या ग्रह व्यवस्थापक जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग जीन, वे जीन जो कोशिका में निरंतर अभिव्यक्त होते रहते हैं क्योंकि इनके उत्पाद कोशिका की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जीन। राजसी जीन, लग्जरी जीन जिन्हें हम बोलते हैं, अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं, केवल तभी सक्रिय होते हैं जब इनके द्वारा नियंत्रित प्रोटीन की आवश्यकता कोशिका को होगी। उसी को क्या बोलते हैं? लग्जरी या राजसी जीन। आभासी जीन या कूट जीन, सूडो जीन, कार्यात्मक जीन समजात होते हैं परंतु अभाव, डिलीशन, जुड़ाव, एडिशन या प्रोत्साहक भाग की अक्रियाशीलता के कारण कार्यात्मक उत्पाद पैदा करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें हम आभासी जीन या कूट जीन बोलते हैं। जंपिंग जीन, बारबरा मैक्लिंटॉक
1950 ने मक्का के पादप पर जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन, जिन्हें हम बोल सकते हैं, या ट्रांसपोजेबल तत्व, ट्रांसपोजोन्स और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की खोज की थी। ये ऐसे जीन हैं जो जीनोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और इसीलिए इन्हें हम जंपिंग जीन बोलते हैं। जीन के कार्य की अगर हम बात करें, जनिक पदार्थ के होने के कारण जीन अनुवांशिकता की इकाई है। जीन्स द्वारा जीवों की आकारिकी एवं शारीरिकी नियंत्रित होती है। कोशिका विभाजन के लिए जीन्स का द्विगुणन आवश्यक है। जीन्स द्वारा ही अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जीन्स के द्वारा ही कोशिका में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जीवन के विभिन्न चरणों में विकास की क्रिया जीन्स द्वारा नियंत्रित होती है। जीन एवं प्रोटीन में संबंध क्या है? सन 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था, हम सबको पता है, तथा स्वयं द्वारा किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि जीवों में प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का प्रदर्शन एक जोड़ी कारकों फैक्टर्स द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दुर्भाग्यवश मेंडल इन कारकों की अभिव्यक्ति में प्रोटीन, डीएनए एवं इनके संबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पाए। तो सन 1902 में आर्कीबाल्ड गेरॉर्ड ने एल्केप्टोन्यूरिया नामक एक अनुवांशिक रोग को कुछ लोगों में देखा जो केवल एक ही उपापचयी अभिक्रिया में गड़बड़ी के कारण होता है, परंतु इसकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार। इसके पश्चात इन्होंने अन्य रोगों जैसे रंजकहीनता, एल्बिनिज्म आदि का पता लगाया जो इसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती हैं। इन रोगों का वर्णन इन्होंने सन 1909 में अपनी पुस्तक उपापचय की जन्मजात त्रुटियां, इनबॉर्न एरर्स इन मेटाबॉलिज्म में किया। जिन्होंने कहा कि संभवतया ये गड़बड़ियां उपापचयी क्रियाओं, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों अर्थात क्रियात्मक प्रोटीन्स के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है, उनमें कुछ गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार गेरॉर्ड की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि अनुवांशिक लक्षणों के प्रदर्शन का भौतिक आधार प्रोटीन्स होती हैं। इसी प्रकार टीएच मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन 1910 ने फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर वंशागति का जीन मत, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया। इस मत के अनुसार जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जीन जो होते हैं हमारे गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जीन एक भौतिक इकाई, फिजिकल यूनिट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करती है। जीव के भौतिक व शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। जीन में प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, अपनी कॉपीज बनाने की। जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। इस प्रकार पहली बार जीन तथा प्रोटीन के मध्य संबंध की व्याख्या की गई व इससे संबंधित दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई जो कि निम्न प्रकार हैं। तो अगर हम पहली की बात करें, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, बीडल एंड टॉटम ने ये सन 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइमी प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो एक विशेष क्रिया को उत्प्रेरित करता है। एक जीन एक एंजाइम, इसी को आधार मानकर इन्होंने अपनी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी। इस कार्य के लिए सन 1958 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस परिकल्पना के अनुसार एक जीन में केवल एक ही एंजाइम के संश्लेषण का संदेश होता है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के समर्थन में मानव में फिनाइलएलेनिन एमिनो अम्ल के उपापचय में त्रुटियों के कारण होने वाले क्रिटिनिज्म, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया तथा एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग हैं। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, ये दूसरी परिकल्पना थी, बीडल एवं टॉटम ने दी थी। ने अन्य प्रयोगों के बाद पाया कि अधिकांश एंजाइम के अणु जैसे कि इंसुलिन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जब मिलती हैं तब जाकर एक एंजाइम बनता है। इस परिकल्पना को बाद में एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना में परिवर्तित कर दिया गया। अतः जीन अभिव्यक्ति की परिभाषा निम्नलिखित है, वह क्रियाविधि जिसके द्वारा एक जीन प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के द्वारा एक जीन प्रारूप में अभिव्यक्त होता है जो विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करता है, जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अणुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत, सूचनाओं का एक दैशिक प्रवाह, लीनियर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही डायरेक्शन में। फ्रांसिस क्रिक 1958 ने अणुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एमआरएनए तक केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। तत्पश्चात एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में अनुवाद होता है। इसे सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। अतः इसके दो पद हैं, मतलब डीएनए से पहले आपका एमआरएनए बनेगा और ये संश्लेषण होगा या ये जो है
ये अभिक्रिया होगी केंद्रक के अंदर, फिर mRNA से बनेंगे प्रोटीन और ये होगा हमारे कोशिका द्रव्य में। इसके दो पद हैं, अनुलेखन पहला है ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से एमआरएनए बनना जो है वो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, और दूसरा एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है, जिसे अनुवादन बोल रहे हैं। तो डीएनए से आरएनए अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन अनुवादन कहलाता है। सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बैरी कॉमनर ने सन 1968 में सूचना स्थानांतरण का वृत्तीय प्रतिरूप, सर्कुलर फ्लो जो है मॉडल, वो प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए का अनुलेखन होता है। इस सूचनाओं को आरएनए अनुवाद करके प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण एवं आरएनए डीएनए संश्लेषण का निर्देशन करता है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन जो है फिर वहां पर देखिए आप आरएनए और आरएनए से फिर डीएनए। सूचनाओं का विपरीत प्रवाह, रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। टैमिन एवं बाल्टीमोर ने सन 1970 में विपरीत अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा मतलब आरएनए से आपका डीएनए बनना, ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, विपरीत अनुलेखन है, का पता लगाया। इन्होंने एक एंजाइम की खोज की। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम आरएनए द्वारा डीएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, जो कि पुनः सूचनाओं के एक दैशिक प्रवाह द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। विपरीत अनुलेखन क्रिया की उपस्थिति के कारण ही संपूर्ण प्रक्रिया को विपरीत केंद्रीय सिद्धांत अथवा सेंट्रल डॉगमा रिवर्स भी कहते हैं। विपरीत अनुलेखन उन विषाणुओं, रेट्रो या डीएनए आरएनए विषाणुओं में देखने को मिलता है जिनमें आरएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे हमारा एचआईवी वायरस जो एड्स का रोग करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आरएनए से डीएनए बनता है, इसके पश्चात डीएनए से एमआरएनए व अंत में एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब कुछ इस तरीके से डीएनए से आरएनए, फिर पहले आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से आपका प्रोटीन। अणुजैविक के इस विपरीत केंद्रीय सिद्धांत का चित्रीय प्रदर्शन निम्न प्रकार से है। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन एवं अनुवादन दोनों के समय एवं स्थान में अंतर होता है। अनुलेखन की क्रिया केंद्रक में होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और अनुवादन की क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है, जहां आपके राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोशिका में उपस्थित डीएनए की श्वसन विक्रों से तथा आरएनए की न्यूक्लियस से सुरक्षा हो जाती है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, विपरीत अनुलेखन हो रहा है। यहाँ पर आरएनए से पहले डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से जो है आपके त्रिकूट यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आपके प्रोटीन को या अमीनो अम्लों को कोड कर रहे हैं, और उसके बाद में इससे आपका बन रहा है अनुवादन करके प्रोटीन। अंततः जीन अभिव्यक्ति प्रक्रिया मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होती है, अनुलेखन व अनुवादन। विपरीत अनुलेखन को टिमिनिज्म भी कहते हैं। टैमिन एवं बाल्टीमोर की खोज से पहले सूचनाओं का एक दैशिक प्रवाह केंद्रीय सिद्धांत सर्वमान्य था, परंतु इस खोज के बाद विपरीत केंद्रीय सिद्धांत को पूर्ण मान्यता प्राप्त है। जीन अभिव्यक्ति के चरण। जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीन्स में कूटित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है। ये पदार्थ प्रोटीन विभिन्न जीवों में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप्स का निर्धारण करते हैं। डीएनए में उपस्थित सूचनाएं एमआरएनए में अनुलेखित होकर और कोशिका द्रव्य में आती है। यहाँ पर ये राइबोसोम अमीनो अम्ल, टीआरएनए व विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से नवीन के अणुओं का निर्माण करती है। अर्थात जीन की अभिव्यक्ति में डीएनए, आरएनए व प्रोटीन में संबंध निम्नलिखित है। एमआरएनए अणु का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में डीएनए का एक खंड सांचे, टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहलाती है। सुकेंद्रकीय कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में निर्मित प्रारंभिक एमआरएनए से कार्यात्मक एमआरएनए का रासायनिक प्रतिरूपण, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, जिसे आरएनए प्रसंस्करण, आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। पूर्ण रूप से प्रतिरूपित प्रोसेस्ड आरएनए द्वारा प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण। इस प्रकार किसी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का अनुक्रम डीएनए के 4 अनुक्रमों बेस सीक्वेंसेस के ही समान होता है। जो आपके डीएनए पे बेस होंगे वही आपके एमआरएनए पे भी उपस्थित होंगे। यह प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का अनुलेखन। इस प्रकार डीएनए विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का नियंत्रण करते हैं, परंतु डीएनए सीधे ही प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः डीएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना को एमआरएनए के रूप में अंकित कर देते हैं तथा एमआरएनए कोशिका द्रव्य में जाकर प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए के अणुओं का संश्लेषण डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्शन के रूप में होता है। अतः डीएनए अणुओं के एटीजीसी अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के संदेश का एयूजीसी
अनुक्रम में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह क्रिया विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है जिन्हें हम डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए बनाने वाले हैं डीएनए से। तो ये आपका डीएनए है, ये नॉन टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। इसका अनुलेखन हम करेंगे इस वाले स्ट्रैंड का, इस वाले रज्जुक का, जिसे हम टेम्पलेट बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए आपका एमआरएनए बन चुका है। जहाँ जहाँ पर भी टी था, टी आना था, टी की जगह यहाँ यूरेसिल आ जाता है और अनुलेखन की दिशा 5 से 3 में होगी। अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में कोशिका चक्र की अंतरावस्था इंटरफेस की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व इससे जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर, डीएनए साचा, डीएनए टेम्पलेट जिसका अनुलेखन होना है। 4 प्रकार एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी के राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये सब वहां पर राइबो आरएनए बनाएंगी। धातु आयन जैसे मैग्नीशियम। पूर्व केंद्रकीय जीवों में अनुलेखन की क्रियाविधि। प्रारंभन, पहले इनिशिएशन। जैसे ही कोशिका द्रव्य से किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण का संकेत मिलता है, वैसे ही डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वह डीएनए का खंड जीन अनावृत हो जाता है। प्रत्येक जीन के समीपस्थ 5' सिरे पर प्रारंभन स्थल से ठीक पहले समाक्षा जोड़ियों के एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड, रेगुलेटरी सेगमेंट होता है, जिसे प्रमोटर कहते हैं। जिस जीन का अनुलेखन होना होता है उसके प्रोत्साहक खंड से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक अणु जुड़ जाता है। यह अणु काफी बड़ा होता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में प्रोत्साहक की पहचान के लिए पहले विशिष्ट सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर का जुड़ना आवश्यक होता है। सिग्मा कारक के जुड़ने के पश्चात ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर सक्रिय एंजाइम, एक्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं। प्रोत्साहक के बाद जीन के छोटे से प्रथम भाग में केवल A' समाक्षा जोड़ियां होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं जोड़ियों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर द्विकुंडलित डीएनए का अकुंडलन करके इसके 2 सूत्रों को पृथक कर देता है। द्विकुंडलित डीएनए का अकुंडलन A' समाक्षा जोड़ियों के भाग में केवल 2 ही हाइड्रोजन बंध होने के कारण अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि GC समाक्षा जोड़ियों में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। पृथक हुए डीएनए सूत्रों में से एक सूत्र की दिशा 5-3' होती है, जबकि दूसरे सूत्र की दिशा 3 से 5 होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल 5 से 3' दिशा में ही आरएनए का निर्माण कर सकता है। इस कारण डीएनए के 3-5' सूत्र पर ही आरएनए अणु का निर्माण हो पाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये देखिए आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो चुका है। यहाँ पर दोनों जो सूत्र हैं डीएनए के वो अलग हो चुके हैं, पृथक हो चुके हैं। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के प्रोत्साहक से बनने के बाद अनुलेखन का आरंभन। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है ये पूरा, और ये पृथक कर रहा है। यहाँ पर प्रोत्साहक काले उसमें दिया हुआ है। जीन का डीएनए जो है यहाँ पर देखिए समापन यहाँ पर आएगा। आरएनए पॉलीमरेज के डीएनए सूत्र पर पहुँचने के उपरांत एमआरएनए की उत्पत्ति। तो यहाँ पर देखिए आप जो है एमआरएनए बनने लग गया है, ये वाला हमारा एमआरएनए है। आरएनए पॉलीमरेज के समापन छोर पर पहुँचने पर अनुलेखन समाप्त हो जाता है। ये समापन छोर था, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा अनुलेखन का कार्य जो है। और आपका आरएनए जो है ये आरएनए जा रहा है, ये आरएनए बन रहा है नया वाला। अब ये जो आरएनए बना है ये कहाँ जाएगा? ये कोशिका द्रव्य में जाएगा। तो ये हमारा केंद्रक था, यहाँ पर अनुलेखन हो चुका है। अब ये एमआरएनए जो है ये बाहर आ गया है कोशिका द्रव्य में, और फिर इसका अनुवादन चलेगा जिससे हम प्रोटीन का निर्माण करेंगे। समापन, जिस प्रकार आरएनए अणु के संश्लेषण का सूत्रपात जीन के समीपस्थ सिरे के ठीक पहले प्रोत्साहक के AT समाक्षा जोड़ियों के एक विशेष भाग से होता है, उसी प्रकार इसका समापन भी जीन के दूरस्थ सिरे के ठीक बाद में स्थित एक विशेष भाग में होता है, जिसे विलोम पद पैलिंड्रोम कहते हैं। विलोम पद में समाक्षा जोड़ियों का अनुक्रम आगे तथा पीछे दोनों ओर से समान, जैसे CG अथवा AT होता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापन क्षेत्र पर पहुंचता है, यह डीएनए के साचा सूत्र से पृथक हो जाता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिका में समापन स्थल पर रो कारक जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज के डीएनए साचा सूत्र से पृथक होने में मदद करता है, जैसे सिग्मा कारक ने जुड़ने में मदद करी थी। इस प्रकार सिग्मा कारक व रो कारक के जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज की विशिष्टता परिवर्तित हो जाती है। समापन के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीन से पृथक हो जाता है, परंतु शीघ्र ही यह अन्य जीन पर अनुलेखन प्रारंभ कर देता है। सभी कोशिकाओं में आरएनए अणुओं का संश्लेषण निरंतर होता रहता है। इसके साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक आरएनए अणुओं का नियमित अपघटन होता रहता है। विभिन्न प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा उत्पादित एक्टिनोमाइसिन डी नामक प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक डीएनए अणुओं से बनकर जीन्स के अनुलेखन को रोक देता है।
आरएनए के अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज की भूमिका। आरएनए पॉलीमरेज का प्रमुख कार्य है फॉस्फोडाइस्टर बंधों के निर्माण को प्रेरित करना। यह एंजाइम डीएनए के किसी भी खुले भाग पर जुड़ सकता है तथा डीएनए के द्विगुणन की क्रिया को प्रारंभ करता है। इस एंजाइम के साथ सिग्मा कारक होता है, तो यह कारक डीएनए के प्रोत्साहन स्थल को पहचान कर आरएनए का संश्लेषण प्रारंभ करता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिका में केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, जबकि सुकेंद्रकीय जीवों में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का संश्लेषण करता है, सेकेंड जो है एमआरएनए का, और थर्ड वाला जो है वो टीआरएनए का संश्लेषण करता है। सुकेंद्रकीय जीवों में अनुलेखन की क्रियाविधि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पूर्व केंद्रकीय जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक झिल्ली न होने के कारण अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रिया एक ही कक्ष में मतलब कोशिका द्रव्य में होती है। कभी कभी अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रिया साथ साथ भी चलती रहती है, परंतु जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन्स अलग अलग प्रकार से अलग कक्ष में संगठित रहती हैं, जिस कारण आरएनए संरचना में आरएनए निर्माण के बाद काफी परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार के आरएनए सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आरएनए का प्रसंस्करण कहते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से प्रसंस्करण होता है। एमआरएनए का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की संकेत सूचना वाले जीन विपाटित जीन स्प्लिट जीन्स होते हैं, क्योंकि इनमें इंट्रॉन भी होते हैं जो निष्क्रिय भाग हैं और एक्सॉन भी होते हैं जो सक्रिय भाग है। तो हमें इनको हटाना होता है जो निष्क्रिय भाग है, क्योंकि यह संकेत सूचना इनके ही कुछ छोटे छोटे खंडों में स्थित होती है जिन्हें संकेत क्षेत्र या एक्सॉन कहते हैं। इन खंडों के बीच में ऐसे खंड भी स्थित होते हैं जिनमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की सूचना नहीं होती है, मतलब इंट्रॉन की बात कर रहे हैं। इन खंडों को असंकेतिक क्षेत्र या इंट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सॉन है और इन्हीं के बीच बीच में हमारे इंट्रॉन्स हैं। हमें इंट्रॉन्स को हटाना है और तब जाकर जो है हमें हमारा प्रोसेस्ड आरएनए मिलेगा। डीएनए के अनुलेखन से प्राप्त नया संश्लेषित एमआरएनए अणु प्राथमिक प्रतिलेखनी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। इस विषमांगी केंद्रकीय आरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए कहते हैं। यह प्राथमिक प्रतिलेखनी अक्रियाशील होता है। क्रियाशील एमआरएनए के निर्माण के लिए संबंधन या जोड़ना स्प्लाइसिंग आवश्यक होता है। संबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राथमिक प्रतिलेखनी में उपस्थित इंट्रॉन को काट कर निकाल दिया जाता है, जबकि एक्सॉन को सही क्रम में जोड़ दिया जाता है। संबंधन की प्रक्रिया स्प्लाइसियोसोम की मदद से होती है। स्प्लाइसियोसोम एक जटिल प्रकार की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। ये स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन को काटकर व एक्सॉन को आपस में जोड़कर इसे कार्यात्मक एमआरएनए फंक्शनल एमआरएनए में बदल देते हैं। प्राथमिक प्रतिलेखनी के प्रसंस्करण के दौरान 2 क्रियाएं और होती है जिन्हें क्रमशः आच्छादन कैपिंग व पुच्छन टेलिंग कहते हैं। प्राथमिक प्रतिलेखनी के 5' सिरे की ओर एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ जाता है। यह अनुवादन में मदद करता है। इस प्रक्रिया को आच्छादन कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक प्रतिलेखनी के 3' वाले सिरे पर लगभग 140 से 200 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं। इसे पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को पुच्छन कहते हैं। पुच्छन एमआरएनए के एंजाइम द्वारा होने वाले अपघटन को रोकता है। प्राथमिक प्रतिलेखनी में इन परिवर्तनों जैसे 5' दिशा में 7 मिथाइल ग्वानिलेट तथा 3 दिशा में बहु ए श्रृंखला का जुड़ना के उपरांत यह आरएनए परिपक्व एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए अणु बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इंट्रॉन को हटा दिया और यहाँ पर एक्सॉन्स को सारों को जोड़ दिया, आगे एक टोपी लगा दी, पीछे एक पूंछ लगा दी, तो आच्छादन भी हो गया, पुच्छन भी हो गया और अब ये क्या कहलाएगा, आपका परिपक्व एमआरएनए कहलाएगा। इस एमआरएनए अणु द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराई जाती है। प्राथमिक प्रतिलेखनी में किए जाने वाले इन सब परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से एमआरएनए का प्रसंस्करण हम कहते हैं। आरआरएनए का प्रसंस्करण। राइबोसोमल आरएनए 45S प्रकार के आरआरएनए अणु के रूप में केंद्रिका न्यूक्लियोलस में संश्लेषित होता है। इसके टूटने पर 28S, 18S व 5.8S के अणु बनते हैं। 45S के आरआरएनए प्रतिलिपि में लगभग 14,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टीआरएनए का प्रसंस्करण की अगर हम बात करें, ट्रांसफर आरएनए का निर्माण भी पहले से बने बड़े अनुलेखित प्रसंस्करण से होता है। इन अणुओं में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के हटने व कुछ के विस्थापन से टीआरएनए सक्रिय टीआरएनए अणु का संश्लेषण होता है। इनमें से कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स का मिलान भी होता है। इनके 3' सिरों पर CCA क्रम में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। पूर्व केंद्रकीय एवं सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के अनुलेखन में अंतर। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्थान जो है वो कोशिका द्रव्य होता है। ये प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में केंद्रक व केंद्रक के अंदर होता है अनुलेखन। यहाँ पर अनुलेखन के लिए कोशिका चक्र की निश्चित अवस्थाएं नहीं होती, यहाँ पर निश्चित अवस्थाएं होती हैं G1 और G2।
आरएनएस का प्रसंस्करण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, यहाँ पर केंद्रक में। यहाँ पर केवल एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पूर्व केंद्र की जो अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, यहाँ पर 10 से 15। एक अनुलेखन इकाई में 1 से अधिक जीन उपस्थित हो सकते हैं, यहाँ पर एक ही जीन उपस्थित होगा। एमआरएनए का अनुलेखन तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अनुवादन साथ साथ चलते हैं, यहाँ पर अलग अलग समय पर होते हैं। 3 प्रकार के राइबोसोम 23S, 16S और 5S के लिए केवल एक प्राथमिक अनुलेखन आरएनए अणु बनता है, यहाँ पर अलग अलग बनते हैं। अनुवांशिक कूट, डीएनए तथा आरएनए अनुवांशिक पदार्थ हैं कि अणुओं की संरचना एवं कार्य की जानकारी के बाद इनमें परस्पर संबंध का पता लगाना आवश्यक हो गया। तब डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन्स के मध्य संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता J.H. मैथॉय, S. ओकोवा, हॉली खुराना एवं निरैनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने पता लगाया। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में आरएनए की छोटे छोटे श्रृंखलाएं बहु ए एवं बहु यू के कृत्रिम अणु संश्लेषित किए तथा इन श्रृंखलाओं के नियंत्रण में संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में समान अमीनो अम्ल का संयोजन पाया। इससे इन्होंने आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के क्रम के मध्य संबंध स्थापित किया। इस प्रकार विविध अमीनो अम्लों को संचालित करने वाले अनुवांशिक कूट का पता लगाया। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि अनुवांशिक संकेत सिग्नल पद्धति में डीएनए के ए, टी, जी एवं सी समाक्षर वाले एक एक न्यूक्लियोटाइड अणु का संबंध एक एक अमीनो अम्ल अणु से नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में यह संकेत पद्धति केवल 4 प्रकार के ही अमीनो अम्ल अणुओं का संचालन कर सकती है। यदि अनुवांशिक संकेत पद्धति में न्यूक्लियोटाइड अणु 2-2 की जोड़ियों ए, टी, जी, जी, सी, टी, टी, जी, सी, 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 ए, ए आदि में काम करें तो भी केवल 16 प्रकार के ही अमीनो अम्लों का अणुओं का संचालन कर सकते हैं। अब इनमें विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल अणुओं का संचालन करते हैं। इस प्रकार अनुवांशिक संकेत पद्धति में 64 त्रिगुणी संकेत शब्द ट्रिपलेट कोड वर्ड्स होते हैं। जीन से अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बने एमआरएनए अणुओं में इन्हीं त्रिगुणी संकेत शब्दों का प्रकूट का नाम दिया गया है। अतः अनुवांशिक कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। इसी प्रकार 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम। इस प्रकार अनुवांशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं। चूंकि प्रोटीन निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, अतः एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए एक से अधिक प्रकूट होने चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है हमारी एमआरएनए अणुओं में त्रिक संकेत शब्द प्रकूट कोडोन्स तथा उनसे संबंधित विभिन्न अमीनो अम्ल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय न्यूक्लियोटाइड्स का अनुमान एमआरएनए की 5' से 3' दिशा में किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल और उनके लिए जो यहाँ पर त्रिकूट या त्रिककूट जो हैं वो कौन कौन से हैं। एमआरएनए अणुओं में अमीनो अम्ल अणुओं के त्रिकूट संकेत शब्दों अर्थात प्रकूटों की तालिका। यहाँ पर आर्जिनिन की अगर हम बात करें तो ये सारे प्रकूट हैं जो यूज़ किए जाते हैं आर्जिनिन के लिए। हिस्टिडीन के लिए ये 2 हैं। इस तरीके से पूरे यहाँ पर दे रखे हैं आपको। जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जीन्स में प्रत्येक त्रिकूट संकेत एक प्रकार के अमीनो अम्ल का संकेतक होता है। इस प्रकार जीन्स के त्रिगुणी संकेतों के अनुक्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अमीनो अम्ल के इन अनुक्रमों से ही प्रोटीन अणुओं की संरचना एवं इसके कार्य निर्धारित होते हैं। अनुवांशिक कूट की विशेषताएं क्या है? ये त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है, जो कि हम देख चुके हैं। प्रकूट, अनुवांशिक प्रकूट कोड की खोज निरेनबर्ग एवं मैथाई ने 1961 में की थी। एयूजी तथा जीयूजी कभी कभी प्रारंभिक प्रकूट, जबकि यूए, यूजीए, यूएजी समापन प्रकूट हैं। समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। अनुवांशिक कूट कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता दर्शाता है। सार्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय हो, अनुवांशिक कूट समान प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करेगा। अनुवांशिक कूट अतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग होता है, अर्थात प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग 2 विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर ये चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जी जो है इस वाले में भी आ जाए और इस वाले में भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अनुवांशिक कूट असंदिग्धता नॉन एम्बिग्युइटी दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। वॉबल परिकल्पना सन 1968 में FHC क्रिक द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार प्रकूट के पहले 2 अक्षर अमीनो अम्ल निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं और तीसरे कोड को प्रभावित किए बिना भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे CCA, CCC, CCG और CCU। ये सभी प्रोलीन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इसी तरह CUU, CUC, CUA तथा CUG ये सभी ल्यूसीन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं।
यही कारण है कि एक टीआरएनए एक से अधिक प्रकूट को पहचान सकता है। ऐसा माना गया है कि तीसरे स्थान पर क्षारकों में वॉबलिंग या डगमगाहट होती है और स्थायी युग्मन नहीं हो पाता है। इस परिकल्पना को वॉबल परिकल्पना या वॉबल हाइपोथेसिस कहा गया। यह परिकल्पना फ्रांसिस क्रिक 1966 ने दी। वॉबलिंग के कारण टीआरएनए की संख्या प्रकूट की तुलना में कम हो जाती है। आनुवांशिक कूट अपभ्रष्टता डीजेनरेसी दर्शाता है, अर्थात केवल 2 अमीनो अम्ल मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन को छोड़कर शेष सभी अमीनो अम्ल को एक से अधिक प्रकूट कूटित करते हैं। आनुवांशिक कूट में पाई जाने वाली असामान्यताओं का प्रभाव। प्रत्येक प्रोटीन एक विशिष्ट आनुवांशिक कूट या अनुक्रम का बना होता है। इन आनुवांशिक कूट की संरचना में जरा भी परिवर्तन आने से प्रोटीन की संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रोटीन विकृत हो जाता है, जैसे दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। यह एक उपापचयी विकार म्यूटेशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में अनियमितता से उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 अल्फा तथा 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। बीटा श्रृंखलाओं में प्रथम स्थान पर अमीनो अम्ल एकलक मोनोमर सदैव वैलीन का अणु होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखलाओं में छठे स्थान पर अमीनो अम्ल एकलक ग्लूटेमिन और ग्लूटामिक एसिड का अणु उपस्थित होता है। असामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखलाओं में छठे स्थान पर ग्लूटामिन के बजाय वैलीन अणु उपस्थित होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन अणु में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया होने पर प्रथम स्थान का वैलिन अणु छठे स्थान के वैलिन अणु से जुड़ जाता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत होकर हंसी आकार हो जाती है, सिकल शेप्ड, और यह ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता है, उससे जुड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर छठे स्थान पर देखिए जो ग्लूटामिन है उसकी जगह कौन आ गया है, वैलिन आ गया है। GA सिर्फ एक सिंगल बेस की वजह से यहाँ पर चेंज हुआ है। इसी प्रकार 1 या 2 क्षारों के निकलने या जुड़ने से एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। 3 या अधिक क्षारों के निवेशन या विलोपन से रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निवेशन मतलब इंसर्शन। अगर 3 नए जो हैं हमारे कोड जुड़े हैं किसी में तो उससे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर 3 कोड निकल गए हैं तब भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। विलोपन डिलीशन, जब डीएनए खंड में 1 या ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स कम हो जाते हैं तो ये विलोपन कहलाता है। 3 अक्षर आनुवांशिक कूट की तरह मिलते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं राम हैज़ रेड कैप, तो अब यहाँ पर राम हैज़, फिर हमने यहाँ नया जोड़ा है तो इस तरीके से, या फिर हमने हटा दिया है, यहाँ पर हमने जो है एक यहाँ पर जोड़ दिया है, बी जो है वो नया जोड़ा है, तो ये एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर आई भी जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिए, और फाइनली हमने फिर 3 नए जोड़ दिए, तो इससे कोई फ्रेम में शिफ्टिंग नहीं। अगर ये निवेशन का एग्जांपल है। अगर हम हटाने की बात करें तो हमने पहले आर हटाया, फिर यहाँ से ये हटाया, और फिर यहाँ से ये हटा दिया, तो पूरा एक जो है कोड हट गया है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए का अनुवादन। एमआरएनए के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलना अनुवादन कहलाता है। इस क्रिया के द्वारा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विभिन्न अमीनो अम्ल के अणु एक निश्चित संख्या में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल के एक क्रम का निर्धारण डीएनए की श्रृंखला में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड द्वारा किया गया है या किया जाता है। अनुलेखन की प्रक्रिया में बने एमआरएनए में उपस्थित प्रकूट एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इस प्रकार एमआरएनए की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की श्रृंखला के रूपांतरण ही अनुवादन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना डीएनए में निहित होती है। प्रोटीन संश्लेषण से पहले इस सूचना को डीएनए से एमआरएनए में बदल दिया जाता है। इस प्रकार डीएनए का निश्चित अनुक्रम ही किसी विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करेगा। संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए डीएनए में निहित प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए को दे दिया जाता है। एमआरएनए इस सूचना को लेकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। अब इस एमआरएनए में उपस्थित त्रिकूट या प्रकूट के अनुक्रम के अनुसार प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं, हमें पता है। प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान खंडों का बना होता है, जिन्हें इसकी उप इकाइयां सब यूनिट्स कहते हैं। सुकेंद्रीय जीवों में राइबोसोम का छोटी व बड़ी इकाइयों का स्वेडबर्ग मात्रक स्वेडबर्ग यूनिट क्रमशः 40S और 60S है, और पूर्ण राइबोसोम का स्वेडबर्ग मात्रक 80S होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित जो राइबोसोम के बीच छोटी व बड़ी उप इकाइयों के मात्रक हैं वो 30 और 50S, और इनका पूर्ण राइबोसोम का मात्रक होता है 70S।
राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी संरचना है। प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन की प्रक्रिया से पहले राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां पृथक पृथक होती हैं, अलग होती हैं अनुवादन के समय, और ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम एमआरएनए के जुड़ने के लिए एक स्थान तथा टीआरएनए के जुड़ने के लिए 2 संयोजन स्थान पी तथा ए होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम पर एमआरएनए के जुड़ने के लिए एक स्थान व टीआरएनए के जुड़ने के लिए 3 संयोजन स्थल होते हैं। पी अथवा पेप्टाइडल स्थल, पी साइट स्थल पर वृद्धिशील पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का टीआरएनए जुड़ता है। ए अथवा एक्सेप्टर स्थल, ए साइट स्थल में सक्रिय टीआरएनए नए अमीनो अम्ल के साथ जुड़ता है। और ई अथवा एग्जिट स्थल, जहां इस स्थल पर टीआरएनए राइबोसोम से अलग हो जाते हैं, जो खाली हैं। स्थानांतरण आरएनए टीआरएनए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से उठाकर राइबोसोम तक लेकर आते हैं। इस प्रकार कोशिका में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए ही उपस्थित होते हैं। टीआरएनए की संरचना हम पिछले अध्याय में समझ चुके हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम व संख्या में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अतः ये सभी अमीनो अम्ल अनुवादन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के प्रारंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर, समापन कारक, टर्मिनेशन फैक्टर, एंजाइम एवं आयन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ए स्थल है, अमीनो एसाइल टीआरएनए बंधन स्थल। ये पी है, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो वृद्धिशील रहेगी। ये छोटी उप इकाई है राइबोसोम की, ये बड़ी उप इकाई है। और ये बीच में जो है ये हमारा एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। तो यहाँ पर अगर हम सुकेंद्रक कोशिकाओं की बात करें यूकैरियोटिक, तो यहाँ 3 संयोजन स्थल हैं, ए स्थल, पी स्थल और ई स्थल, और ये बड़ी उप इकाई है राइबोसोम की। अमीनो अम्ल सक्रियण तथा टीआरएनए की भूमिका। फ्रांसिस क्रिक ने यह सुझाव दिया कि एमआरएनए के अतिरिक्त अनुवादन में एक अन्य प्रकार के आरएनए की आवश्यकता होती है। बाद में टीआरएनए की खोज के बाद उनका यह विचार सही साबित हुआ। इस आरएनए की द्विविमीय संरचना 2 डायमेंशनल में 4 द्विकुंडलित भुजाएं होती है। कुछ इस प्रकार का आपको संरचना मिलेगी टीआरएनए में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें से ग्राही भुजा एक्सेप्टर आर्म के 3 डैश सिरे पर सीसी अनुक्रम होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज की सहायता से एक विशिष्ट अमीनो अम्ल ऊर्जा का उपयोग करके विशिष्ट टीआरएनए पर जुड़ जाता है। टीआरएनए के साथ अमीनो अम्ल का जुड़ना अमीनो अम्ल सक्रियण कहलाता है। इस चरण के अंतर्गत अमीनो अम्ल एटीपी से क्रिया करके विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में अमीनोसाइल एएमपी एंजाइम संकर व पाइरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल और ये एटीपी, तो यहाँ पर अमीनो एसाइल सक्रियण एंजाइम और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में देखिए ये आपका एएएमपी और ये आपका पाइरोफॉस्फेट। टीआरएनए सिंथेटेज तथा टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक टीआरएनए पर विशिष्ट अमीनो अम्ल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जबकि तथा अब अमीनो एसाइल टीआरएनए सम्मिश्र अमीनो एसाइल आरएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम पर पहुंचता है। तो यहाँ पर एएमपी जो है वो टीआरएनए के साथ जुड़ता है ए टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में। तो यहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए एएमपी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। राइबोसोम की छोटी इकाई एमआरएनए के प्रथम प्रकूट से जुड़कर प्रारंभन सम्मिश्र इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 40S एमआरएनए निर्मित करता है। इसके पश्चात बड़ी उप इकाई इससे जुड़कर सक्रिय राइबोसोम का निर्माण करती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला है इनिशिएशन, प्रारंभन। प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन कई प्रारंभन प्रोटीन्स की सहायता से होने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पूर्व प्रारंभन सम्मिश्र प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रथम एकलक अणु मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का बना होता है। अतः नए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए सर्वप्रथम यूएसी एंटीकोडोन वाले टीआरएनए, क्योंकि एयूजी होता है हमारे मिथियोन का कोड, तो यूएसी एंटीकोडोन वाले टीआरएनए अणु के 3 डैश सिरे से एक उच्च ऊर्जा एस्टर बंध द्वारा मिथियोनिन अमीनो अम्ल अणु जुड़ता है। इस प्रक्रिया को टीआरएनए अणु का अमीनो एसाइलीकरण तथा टीआरएनए अणु को मेट टीआरएनए अणु कहते हैं। यह मेट टीआरएनए अणु कुछ सूत्रपात प्रोटीन्स तथा जीटीपी नामक उच्च ऊर्जा अणु की सहायता से एक राइबोसोम के स्वतंत्र छोटे खंड के पी संयोजन स्थल पर जुड़ जाता है। इस प्रकार बनी संरचना को पूर्व प्रारंभन सम्मिश्र कहते हैं। प्रारंभन सम्मिश्र इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसमें पूर्व प्रारंभन सम्मिश्र एक नवीन एमआरएनए अणु के से 5 डैश सिरे पर उपस्थित टोपी या आच्छादन कैप के पास जुड़ जाता है। इस प्रकार बनी संरचना को प्रारंभन सम्मिश्र कहते हैं।
अब गतिविधि, मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन, इस स्थिति में कुछ विशेष कारक होते हैं जिन्हें प्रारंभन कारक इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। इनकी उपस्थिति में एमआरएनए राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ संलग्न हो जाता है। यह सर्वप्रथम एयूजी प्रकूट पर पहुंचता है। राइबोसोम की छोटी यूनिट एमआरएनए के साथ इस प्रकार से संलग्न हो जाती है कि पहला प्रकूट, जिसे प्रारंभिक प्रकूट इनिशिएशन कोडोन भी कहा जाता है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट पर एक स्थान पी के समीप आ जाता है। इस स्थान पर पूर्ण एटीएस का राइबोसोम बन जाता है। इस स्थान से पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का संश्लेषण आरंभ हो जाता है। अतः इसी स्थान को प्रारंभी स्थान, इनिशिएशन साइट कहते हैं। समारंभी प्रकूट की पहचान मेट टीआरएनए का एंटीकोडोन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका जो है मेट टीआरएनए है और यहाँ पर जो है एयूजी जो होगी वो आपका कोडोन होगा, इसका एमआरएनए संयोजन स्थल होगा, ये आपका टीआरएनए संयोजन स्थल है, ये छोटी राइबोसोम की उप इकाई है और यहाँ पर छोटी राइबोसोम की उप इकाई जो है वो नीचे की तरफ जुड़ेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हो रहा है और ये बड़ी राइबोसोमल उप इकाई है, ये छोटी राइबोसोमल उप इकाई है। तो ये ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी और एयूजी जो है वो मिथियोन का प्रकूट है और उसके एंटीकोडोन जो उपस्थित होगा हमारे टीआरएनए पर, मेट टीआरएनए पर, वो होगा यूएसी, ताकि ये जुड़ पाए। दीर्घीकरण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का सूत्रपात बनते ही एटीएस राइबोसोम एमआरएनए अणु पर इसके 3' सिरे की ओर खिसकने लगता है, मतलब इधर आगे खिसकने लगेगा। यहाँ पर अगर हम देखें और 2 अमीनो अम्ल जो हैं तो मिथियोनिन के पश्च भाग पर क्रमशः एक दूसरे से पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ने के लिए राइबोसोम पर लाते रहते हैं, इसे दीर्घीकरण कहते हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो लंबी होती जाएगी। तो अब प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। इस क्रिया में एमआरएनए अणु पर एयूजी प्रकूट के आगे एटीएस राइबोसोम क्रमशः ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, सेरिन तथा एलिनिन नामक अमीनो अम्ल के प्रकूट क्रमशः सीयूयू ये सब है गतिविधि करता हुआ अंत में समापन स्टॉप प्रकूट की पर पहुंचता है। जैसे ही एटीएस राइबोसोम एयूजी प्रकूट से एक प्रकूट आगे की ओर खिसक जाता है तो इसका ए संयोजन स्थल सीयूयू प्रकूट के ऊपर पहुंच जाता है। अतः जीए एंटीकोडोन वाले लाइसिन का अमीनो एसाइल टीआरएनए राइबोसोम के खाली ए अमीनो एसाइल स्थल से जुड़ जाता है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रथम अमीनो अम्ल सदैव मिथियोनिन होता है तथा केवल इसका अमीनो एसाइल टीआरएनए कोशिका द्रव्य से आकर राइबोसोम के पी स्थल पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से जो है चेन लंबी होती जाएगी। ये पहला था, ये पहला हमारा टीआरएनए जो मिथियोनिन है, फिर ये दूसरा हमारा ल्यूसीन आ चुका है। तो यहाँ पर जो है पेप्टाइड बंध, इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बंध बनता जाएगा और इसी तरीके से आगे के टीआरएनए जो हैं वो अपने अपने अमीनो अम्ल के साथ आते जाएंगे और जो खाली टीआरएनए हैं वो हमारे इस ई साइट के द्वारा अलग होते जाएंगे या निकलते जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे। तो इसके पश्चात जीटीपी की ऊर्जा निकलने से राइबोसोम की आणविक संरचना में पुनः परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। प्रथम परिवर्तन में राइबोसोम एमआरएनए पर एक प्रकूट के बराबर आगे की ओर गतिविधि करता है, इससे इनका ए स्थल यूजीजी प्रकूट के निकट आ जाता है। द्वितीय परिवर्तन में डाइपेप्टाइड मिथियोनिन और ल्यूसीन से संयोजित जीए प्रकूट वाला ल्यूसीन का टीआरएनए राइबोसोम के ए स्थल से पी स्थल पर स्थानांतरित हो जाता है। तृतीय परिवर्तन में मिथियोनिन रहित यूएसी एंटीकोडोन वाला टीआरएनए राइबोसोम के पी स्थान से ई स्थान पर आ जाता है और इस प्रकार राइबोसोम का ए स्थल खाली हो जाता है। अतः एमआरएनए के यूजीजी प्रकूट के संपूरक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन वाला अमीनो एसाइल टीआरएनए कोशिका द्रव्य से आकर ए स्थल से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से नया आएगा, ये हमारा ए स्थल है, ये हमारा पी स्थल है जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये हमारा ई स्थल है जहाँ से खाली टीआरएनए बाहर निकलेगा। तो ये सारे हमारे देखिए चेन किस तरीके से लंबी होती जा रही है और ये हमारे पेप्टाइड बंध बनते जा रहे हैं। तो पी वाली जो स्थल है ये पी स्थल है और यहीं पर पेप्टाइड बंध बनेंगे, यहाँ से नया टीआरएनए आएगा अपने अमीनो अम्ल के साथ और यहाँ से खाली टीआरएनए जो है वो निकल जाएगा। अब पुनः पूर्ववत परिवर्तन चक्र प्रारंभ हो जाता है जैसा इस स्थल पर ल्यूसीन वाले टीआरएनए के जुड़ने से हुआ था और ये साइकिल चलती रहती है जब तक कोई स्टॉप कोडोन समापन जो हमारा कूट है वो नहीं आ जाता है, तब तक ये चलता रहेगा। देखिए किस प्रकार से जो है ये चल रहा है और चेन जो है वो हमारी लंबी होती जा रही है। ये है समापन कारक, टर्मिनेशन फैक्टर। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा क्या आया, समापन प्रकूट आया, तो आपका मुक्त कारक जो है वो समापन प्रकूट से जुड़ता है और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको मुक्त कर देता है।
जब एटीएस राइबोसोम का ए स्थल एमआरएनए पर खिसकते खिसकते विराम प्रकूट यूएजी पर पहुंचता है तो पॉलीपेप्टाइड के निर्माण का समापन हो जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष प्रकार के स्वतंत्र प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इनमें से एक प्रोटीन के अणु की आकृति टीआरएनए अणु जैसी ही होती है। यह अणु यूएजी प्रकूट की पहचान करता है तथा राइबोसोम के ए स्थान से संयोजित हो जाता है। इस प्रोटीन को मुक्त कारक या रिलीज फैक्टर कहते हैं। एक अन्य मुक्त प्रोटीन का अणु जीटीपी की ऊर्जा की सहायता से पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला को मुक्त करने लगता है। कुछ अन्य प्रोटीन अणु भी राइबोसोम की उप इकाइयों को पृथक तथा एमआरएनए एवं टीआरएनए अणु को राइबोसोम से मुक्त करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला जो है वो अलग हो चुकी है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई वो भी अलग हो चुकी है और एमआरएनए भी मुक्त हो चुका है। तो ये जो है हमारा मुक्त कारक है जिसने इन सबको अलग अलग पृथक कर दिया है। तो यहाँ पर उपरोक्त वर्णन से ये स्पष्ट होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण अमीनो अम्ल के एन सिरे से सी सिरे की ओर होता है। एक पूर्ण श्रृंखला के निर्माण में 30 से 60 सेकंड का समय लगता है। प्रत्येक बढ़ती हुई श्रृंखला राइबोसोम की बड़ी इकाई की एक खांच में से होकर गुजरती है। समापन होने पर जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाती है तो कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स के द्वारा अत्यधिक वलित और कुंडलित होकर अपनी 3D आकृति के प्राकृतिक संरचना प्राप्त कर लेती है। इसमें सहायक प्रोटीन्स को चैपेरॉन प्रोटीन कहते हैं। पूर्व केंद्रीय एवं सुकेंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए से एमआरएनए का अनुलेखन तथा उसके प्रोटीन के निर्माण को निम्नलिखित चित्रानुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए पहले डीएनए से हमने एमआरएनए से फिर प्रोटीन में अनुवादन किया है। और यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इंट्रॉन्स को हटाया और फिर एक टोपी लगाई और एक पूंछ लगाई। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यकी में प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, ये हमें पता लग चुका है। तो हम आगे देखते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक एमआरएनए पर, एक हमारे संदेशवाहक आरएनए पर बहुत सारे जब हमारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं और इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसी संरचना को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटीन का संश्लेषण करना है, अनुवादन किया जा रहा है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए अणु अनेक प्रकार के प्रोटीन के लिए संकेत प्रदान करता है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक ही एमआरएनए पर बहुत सारे, ये एमआरएनए का तीसरा वाला सिरा है और ये हमारे पांचवा वाला सिरा है एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपके इस पे राइबोसोम जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और राइबोसोम जुड़ने के बाद में ही अनुवादन जो है वो शुरू होगा। प्रोटीन संश्लेषण में अवरोधी कारक क्या होते हैं, तो जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोगों के उपचार हेतु काम में आने वाली औषधियों में कवकों के द्वारा संश्लेषित यौगिक होते हैं। ये औषधियाँ जीवाणुओं में प्रोटीन संश्लेषण का अवरोधन करके जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इनमें प्रमुख औषधियाँ टेट्रासाइक्लिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, पुरोमाइसिन हो गई आदि हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियम अगर हम देखें तो प्रत्येक जीव के शरीर में जो है जैविक क्रियाओं के उत्प्रेरण या नियंत्रण का कार्य एंजाइम द्वारा किया जाता है। एंजाइम का निर्माण एक विशेष जीन द्वारा किया जाता है। तो जीवाणु में जीन की संख्या लगभग 5000 से 8000 तक है, जबकि मनुष्य में इनकी संख्या 2000 से लगभग 30,000 निर्धारित की गई है। तो किसी भी जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते हैं। इनमें से कुछ जीन संदमन की अवस्था में भी होते हैं। कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन के उत्पाद की आवश्यकता होती है तो संबंधित जीन जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और निर्माण कर देते हैं आवश्यकता अनुसार। पुनः और फिर से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस प्रकार किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को प्रेरित करने या अवांछनीय उत्पाद का निर्माण करने वाले जीन को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन या प्रोटीन संश्लेषण का आनुवांशिक नियम, दैट इज जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थात जीन्स में एकत्रित जो है कूटरित सूचनाएं, कोडेड इंफॉर्मेशन के आणविक स्तर पर रचनात्मक व क्रियात्मक गुणों के लक्षण रूप प्रकटन को जीन्स प्रकटन कहते हैं। चलिए सबसे पहले स्वनियमन, ऑटो रेगुलेशन। जब स्वयं प्रोटीन ही अपने एमआरएनए अनुलेखन को अवरुद्ध कर देता है। धनात्मक नियमन की बात करें, पॉजिटिव, जब कोई प्रेरक अणु प्रोत्साहक प्रमोटर को क्रियान्वित करके एमआरएनए अनुलेखन को प्रेरित करता है। ऋणात्मक नियमन, नेगेटिव रेगुलेशन, जब कोई निरोधक रिप्रेसर एमआरएनए अनुलेखन की क्रिया को आरंभ नहीं होने देता है। तो कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन विभिन्न स्तरों पर होता है। पहले तो जीन के अनुलेखन के स्तर पर होता है कि भाई जीन का जब अनुलेखन चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं,
संदेश वाहक आरएनए, तब जाकर एक तो पहला स्तर तो तब आता है जब हम यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं कि भाई हमें किस प्रकार का जो है प्रोटीन निर्माण करना है। फिर पश्च अनुलेखन के स्तर पर तो जब आपकी जो है प्रोसेसिंग हो रही है, या अनुलेखन के बाद वाले स्तर पर भी आप वहाँ पर भी नियंत्रित कर सकते हैं कि किस प्रकार का आपको प्रोटीन चाहिए। अनुवादन के स्तर पर आप बता सकते हैं कि भाई कौन कौन से अमीनो अम्ल आप रखेंगे, किस अनुक्रम में रखेंगे, उस अनुसार आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी। पश्च अनुवादन के स्तर पर भी हम कर सकते हैं हमारा नियंत्रण। तो 4 स्तर पर जो है हम यहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं। पहला अनुलेखन स्तर पर जब हमारा डीएनए से संदेशवाहक आरएनए या प्राथमिक एमआरएनए बन रहा है। फिर उसके बाद में पश्च अनुलेखन स्तर पर जब प्रसंस्करण कम या अधिक कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा अनुवादन स्तर पर और चौथा पश्च अनुवादन स्तर पर हम कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुवांशिक कूट केवल यह स्पष्ट करता है कि डीएनए से बने एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड में प्रोटीन के निर्माण का ढांचा तैयार होता है तथा इसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रोटीन निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ढांचा प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण या नियमन को स्पष्ट नहीं करता है। तो ओपेरॉन सिद्धांत की अगर हम बात करें, जिसे जेकब और मोनाड ने सन 1961 में दिया था, जिसके लिए इन्हें सन 1966 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर हम बताया कि भाई ओपेरॉन जीवाणुओं के डीएनए जीन्स के समूह होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर लैक ओपेरॉन की, तो ओपेरॉन की परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओपेरॉन की संरचना जो है वो कैसी होगी। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के जीन होंगे। तो जीन 1, जीन 2 और जीन 3, ये तीनों जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्माण करने के लिए जीन है, जिन्हें हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन। नियंत्रक जीन वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो सक्रियण या फिर निष्क्रियण को की प्रक्रिया द्वारा संरचनात्मक जीन की सक्रियता का नियमन करती हैं। फिर नियामक जीन जो रेगुलेटरी जीन होते हैं, ये जीन निरोधक रिप्रेसर नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं निष्क्रिय निरोधक एपो रिप्रेसर को सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए सह निरोधक को रिप्रेसर की आवश्यकता होती है। निरोधक प्रचालक जीन ऑपरेटर जीन पर जाकर जो है उसे अक्रिय इनएक्टिव बनाता है। प्रोत्साहक जीन प्रमोटर जीन जहां से जुड़कर आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, प्रारंभ करेगा। चलिए, प्रोत्साहक जीन प्रमोटर जीन है और यहाँ पर जो है इस एंजाइम का सिग्मा कारक यहाँ बनता है, फिर एमआरएनए के संश्लेषण की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रचालक जीन ऑपरेटर जीन है, जहाँ पर आपका रेप्रेसर जो है वो जाकर जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये प्रोत्साहक है, ये आपका नियामक जीन है जिसे हम कंट्रोल जीन भी बोल रहे हैं, रेगुलेटरी जीन भी इसे हम बोल रहे हैं, और ये प्रचालक जीन है। ओपेरॉन के प्रकार अगर हम देखें तो प्रेरक ओपेरॉन जो होते हैं वो इंडिविजुअल ओपेरॉन भी कहलाते हैं। जैसे हमारा लैक ओपेरॉन हो गया। लेक ओपेरॉन की यहाँ पर हम संरचना देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रमोटर है, ये आपका ऑपरेटर है, जहाँ पर आकर आपका निरोधक जो है वो जुड़ेगा। ये तीनों जो है संरचनात्मक जीन है, आपके स्ट्रक्चरल जीन जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्माण करेंगे। ये पहला वाला गैलेक्टोसाइडेज जीन, फिर परमीज एंजाइम और ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये प्रोत्साहक जीन है, जहाँ पर आपका पॉलीमरेज जो है वो जुड़कर और अनुलेखन जो है वो अनुवादन जो है वो शुरू करेगा। चलिए, तो लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होगा कि आपका ऑपरेटर आपका जो है वो जुड़ जाएगा जाकर, रिप्रेसर जो होता है, जो हमारा निरोधक प्रोटीन होता है वो जुड़ जाएगा जाकर ऑपरेटर जीन से, प्रचालक जीन से, और यहाँ पर जो है हमारा अनुवादन जो है, अनुलेखन जो है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर आप देखिए कि यह आपका निरोधक एमआरएनए बन चुका है इंड्यूसिबल जीन से, मतलब कि आपके जो है हम बोल सकते हैं रेप्रेसर जीन से, और ये जाकर जुड़ गया ऑपरेटर वाली साइड पे। तो यहाँ पर अनुलेखन नहीं हुआ, अनुलेखन भी नहीं हुआ और अनुवादन भी नहीं हुआ है, जिससे कोई पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं हुआ इस पहले वाले में। तो यहाँ पर अभी बंद है, ये चालू नहीं है, निष्क्रिय अवस्था का ओपेरॉन है। लेकिन दूसरी अवस्था में देखिए कि जब आपका लैक्टोज उपस्थित है तो लैक्टोज जाकर इस निरोधक से जुड़ गया है और इसने इसको यहाँ जुड़ने से रोक लिया है, और इसीलिए आपके तीनों जो हमारे यहाँ पर संरचनात्मक जीन है उनका अनुलेखन भी हुआ और फिर उनका अनुवादन भी हुआ और फिर हमारे एंजाइम भी बन चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑन वाली कंडीशन है हमारे ओपेरॉन की, लैक्टोज की उपस्थिति में। निष्क्रियण ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन जैसे ओपेरॉन जो होते हैं जिन्हें निष्क्रियण ओपेरॉन भी बोलते हैं, इस तंत्र में अंतिम उत्पाद की उपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है कि जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वही खुद अपना जो है उत्पादन जो है रोक देता है। ऐसे ओपेरॉन को हम निष्क्रियण ओपेरॉन भी बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन आ जाएगा, टीआरपी ओपेरॉन जिसे हम बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोत्साहक है, ये प्रचालक है, और ये हमारे संरचनात्मक जीन है, ओपेरॉन के जीन है, TRPE, DEC।
और इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका प्रोत्साहक वाले, तो ये एमआरए में बना है और ये इससे प्रोटीन बना है और ये निष्क्रिय निरोधक जो है वो बन चुका है और ये जाकर जुड़ गया है, तो पॉलीपेप्टाइड जो ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण के लिए एंजाइम बनाता है। ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में क्या होगा कि ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में ये बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा तो यहाँ पर सक्रिय निरोधक हो जाएगा, जो कि जाकर जुड़ जाएगा हमारे ओपेरॉन से, ऑपरेटर वाली साइड से, और यहाँ पर जो है आरएनए का निर्माण नहीं होगा हमारे स्ट्रक्चरल जीन का, संरचनात्मक प्रोटीन का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ओपेरॉन हमारे नियंत्रण करते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन अगर हम देखें तो निम्न कारण होते हैं कि भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं सुकेंद्रकीय कोशिकाओं जंतुओं में जीन अभिव्यक्ति के नियमन की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय विभिन्न ऊतकों, अंगों व कोशिकाओं के विभेदीकरण के लिए विभेदात्मक जीन नियमन की आवश्यकता होती है। फिर वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप समस्थैतिकता होम्योस्टेटिस के लिए जीन प्रकटन का नियमन करना होता है। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की अपेक्षा जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं होती है उसमें डीएनए की मात्रा लगभग 700 गुना अधिक तथा जीनों की संख्या भी लगभग 20 गुना अधिक होती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में। जीन निषेधन या प्रोटीन द्वारा जीन क्रिया का नियमन अगर हम देखें तो यहाँ पर सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में हिस्टोन डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन नामक सम्मिश्र बनाए रहता है और इनके जीन कोश में अनेक जीन, हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, जिनकी जब ज़रूरत पड़ती है सिर्फ तभी वो काम आते हैं, ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन बोलते हैं। विपाटित या विच्छिन्न जीन, स्प्लिट या डिसकंटिन्यूअस जीन, जिनके बीच बीच में आपको ऐसे जीन के सीक्वेंस मिलेंगे या फिर ऐसे हम बोलते हैं खंड मिलेंगे जो किसी भी हम बोल सकते हैं संकेत सूचनाओं रहित अकूटित खंड मतलब बोल सकते हैं। तो अकूटित खंड या फिर इंट्रॉन्स जहाँ पर उपस्थित होंगे, तो यहाँ पर एक्सॉन भी उपस्थित होंगे और इंट्रॉन भी। एक्सॉन जो आपके किसी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला को कूटित कर रहे हैं, लेकिन जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कूटित नहीं कर रहे हैं वो हमारे अकूटित खंड हो जाएंगे, जिन्हें हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये हमारे एक्सॉन है, ये और ये तीन हमारे एक्सॉन हैं और ये बीच में जो हैं ये दो क्या हैं हमारे, ये हैं इंट्रॉन, जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड नहीं कर रहे हैं, कूटित नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें हटाना पड़ेगा। ऐसे वाले जीन खंड को हम क्या बोलते हैं, विपाटित या विच्छिन्न जीन्स। और इनमें से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंट्रॉन्स हटाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इंट्रॉन है और ये इंट्रॉन है, इनको हटाने के बाद हमारे पास सिर्फ ये एक्सॉन वाले भाग बचा है 1, 3 और 5 और इसी से आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण होगा। चलिए जीन पूर्व नियामक खंड अगर हम बात करें सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सेगमेंट्स, तो हमारे क्या होता है कि पहले लिखा प्रमुख आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन करता है, लेकिन हमारे सुकेंद्रीय कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करने हेतु 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और स्टेरॉइड हार्मोनों द्वारा जीन नियमन की अगर हम बात करें तो जंतुओं में शरीर की कार्य की मुख्यतः जनन संबंधी कार्य की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार जीन प्रकटन का नियमन स्टेरॉइड हार्मोनों द्वारा भी किया जाता है। और ये हार्मोन्स क्या कहते हैं, अनुलेखन का नियमन करने वाले जो प्रोटीन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करके सक्रिय जीन्स को निष्क्रिय करने या निष्क्रिय जीन्स को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से नियंत्रण हो रहा है जीन की हमारे आवश्यकता अनुसार जीन का। और अब हम अगले खंड में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।